जब एक रेसलर अपने आर्सेनल में एक नया मूव जोड़ता है तब उनको उम्मीद होती है कि ये मूव उनके फैंस को पसंद आएगा, लेकिन बीते सालों में ऐसे कई सारे रेसलर्स हुए हैं जो अपने ही मूव्स को पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन मूव्स को करते वक्त खुद रेसलर्स को ही चोट लग सकती है और बार बार लंबे समय तक ऐसे मूव्स को करने से उनको ही नुकसान हो। मूव्स रेसलर्स के नाम के साथ जुड़ जाते हैं, जिसके बाद फैंस को हर बार उस रेसलर से इस एक मूव की उम्मीद बनी रहती है। लेकिन ऐसे मूव्स हैं कौन कौन से? तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम बात करेंगे 10 ऐसे रेसलिंग मूव्स जिसे रेसलर्स पसंद नहीं करते थे। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 10, रैंडी ऑर्टन ओवरड्राइव। रैंडी ऑर्टन को आरकेओ के अलावा किसी और मूव को फिनिशर की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन जब 2002 में रैंडी ऑर्टन ने डेब्यू किया था तब वो ओवरड्राइव नाम का एक मूव इस्तेमाल करते थे। ये ओवरड्राइव मूव एमवीपी के प्लेयर मेकर फिनिशर की तरह ही था, यहाँ तक कि एक फिनिशर के तौर पर ये एक हल्का मूव ही था। जब 2002 में ऑर्टन को एक शोल्डर इंजरी हुई तब उन्होंने ओवरड्राइव मूव पर सवाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक शोल्डर इंजरी की वजह से वो मूव करना और भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए ऑर्टन ने उस मूव को छोड़कर आरकेओ का इस्तेमाल शुरू किया, जो आगे चलकर रेसलिंग के इतिहास के सबसे आइकॉनिक मूव्स में से एक बना। नंबर 9, सिड टॉप रोप मूव्स। अर्ली 2000s में किसी बड़े कद काठी वाले रेसलर को टॉप रोप पर देखना बहुत रेयर होता था, जबकि आज कीथ ली और ब्रॉन्सन रीड को टॉप रोप मूव करते देखना बहुत आम बात हो गई है। 2000s में अगर एक बड़ा सुपरस्टार टॉप रोप पर जाता था तो वो केवल बड़े पेपर व्यूज के खास मैचेस में ही होता था। 2001 में सिड, जो उस वक्त WCW के टॉप रेसलर्स में से एक थे, उन्हें WCW मैनेजमेंट बहुत दबाव दे रही थी। मैनेजमेंट टीम चाहती थी कि सिड अपने मूव्स और बढ़ाएं और वो चाहते थे कि इन मूव्स में से एक मूव टॉप या मिडिल रोप से भी करा जाए। सिड ने बताया कि रोप्स के ऊपर से कुछ भी करने में वो कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक डबल एक्स हैंडल मूव भी नहीं करना चाहते थे, जो कि सबसे सुरक्षित मूव्स में से एक है। खैर जो भी हो, 2001 में पेपर व्यू में सिड ने मिडिल रोप से एक जंपिंग बूट मूव किया, लेकिन जब वो गिरे तब उनका पूरा वजन उनके पैर पर पड़ गया। अब हमें इस फुटेज को ब्लर करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक सीन है, लेकिन इसकी वजह से रेसलिंग पेपर व्यू पर सबसे खतरनाक इंजरीज में से एक इस पेपर व्यू में हुआ था। सिड का लेग सच में टूट गया था और उनका टिबिया और फिबुला दोनों ही टूट गए थे। नंबर 8, टेरी रेनल्ड्स ब्रोंको बस्टर्स। एटीट्यूड एरा के दौरान नॉन रेसलिंग पर्सनैलिटीज के लिए रिंग में लड़ाई करना बहुत आम बात थी, और ऐसा ही हुआ था जब टेरी रेनॉल्ड्स, जो कुछ मैचेस भी कर चुकी थी, वो एक बार हार्डकोर टाइटल जीती थी। उनके मूव्स बहुत कम थे, लेकिन वो अक्सर ब्रोंको बस्टर का इस्तेमाल करती थी, एक मूव जिसे डीएक्स के मेंबर एक्स पैक ने फेमस किया था। पर ऐसा लगता था कि टेरी सच में उस मूव से नफरत करती थी। 2020 में उन्होंने ट्विटर पर एक फैन को रिप्लाई किया था जिसने कुछ तस्वीरें शेयर करी थी जिसमें टेरी जेरी लॉलर पर ब्रोंको बस्टर का इस्तेमाल कर रही थी। टेरी ने अपने फैंस को बताया कि उन्हें ये मूव करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये कभी भी अच्छा नहीं होता जब आप एक रेसलर से ये सुनते हैं कि उन्हें कोई मूव करना पसंद नहीं है, और दुख की बात यह है कि एटीट्यूड एरा में ऐसा होना बहुत आम बात थी। नंबर 7, मैट हार्डी टॉप रोप लेग ड्रॉप। हालांकि हार्डी बॉयज की जोड़ी में जेफ हार्डी को एक हाई फ्लायर रेसलर और मैट हार्डी को एक ट्रेडिशनल रेसलर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मैट के पास उनके टॉप रोप मूव्स नहीं थे। उन्होंने अपने पूरे करियर में टॉप रोप लेग ड्रॉप का बहुत इस्तेमाल किया था। दुख की बात है कि मैट इस मूव की वजह से ही पछताते हैं। मैट ने ये मूव 2005 में अनफॉरगिवन पेपर व्यू में एक स्टील केज के ऊपर से किया था। इस मूव की वजह से मैट का बैक और पेल्विस आपस में जुड़ गए, जिससे उनके मूवमेंट पर असर पड़ा था। Okay, I have to be disciplined. I have to take care of this. I have to do certain things if I want to continue doing the love of my life and the passion of my life, which is pro wrestling. इसकी वजह से मैट को अपने रेसलिंग करने का तरीका बदलना पड़ा ताकि वो जब तक चाहे तब तक रेसलिंग जारी रख सके। नंबर 6, डीन एम्ब्रोज डर्टी डीड्स। जब समय के साथ काफी बदला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस मूव का नाम भी हर बार बदला गया। इस मूव को हमेशा से ही डर्टी डीड्स कहा गया है, और ये रेसलिंग के इतिहास में पहली बार हुआ था कि अलग अलग मूव्स को हर बार एक ही नाम दिया गया था। एम्ब्रोज के डर्टी डीड्स मूव के पहले वर्जन में एक हेडलॉक ड्राइवर शामिल था, और ये एक ऐसा फिनिशिंग मूव था जिसे एम्ब्रोज रोस्टर पर अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एम्ब्रोज का मानना था कि ये मूव अजीब लगता था, खास करके जब इसे बड़े रेसलर्स के ऊपर किया जाता था। Fightful.com के साथ एक इंटरव्यू में एम्ब्रोज ने और विस्तार से बताया कि उन्होंने
उन्होंने डर्टी डीड्स का शुरुआती वर्जन करना बंद क्यों कर दिया था। एम्ब्रोज ने बताया कि हेडलॉक ड्राइवर एक शानदार मूव है। अगर आप ये सही रेसलर से कराएं तो ये दुनिया का सबसे कूल और शानदार पाइल ड्राइवर की तरह लगने वाला मूव बन सकता है। लेकिन अगर आपका ओपोनेंट आपसे लंबा है, जो WWE में ज्यादातर रेसलर्स मुझसे लंबे ही हैं, तब ये मूव बहुत अजीब और बेवकूफी भरा लगता है। मुझे लगता है मैंने रैंडी ऑर्टन के ऊपर इसे एक बार इस्तेमाल किया था, जिनकी हाइट मुझसे काफी अच्छी है। वो बहुत अजीब था। मैंने सोचा बस हो गया, अब मैं ये बदल दूंगा। ये दरअसल जोई मर्करी का आइडिया था कि हम एक डबल आर्म DDT करेंगे और मैंने इससे पहले वो कभी नहीं किया था। मैंने उसका टाइमिंग पकड़ लिया और अब मैं वो अपनी नींद में भी कर सकता हूँ। ये देखने में ही बहुत अच्छा है, आप देखेंगे इसे। नंबर 5, हार्ली रेस हेडबट। हार्ली रेस को अक्सर ही डाइविंग हेडबट का इन्वेंटर माना जाता है। इस मूव को क्रिस बेनवा और डैनियल ब्रायन जैसे रेसलर्स ने इस्तेमाल किया है और इन दोनों ही वो खुद इस मूव को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। रेस ने बताया कि इस मूव से उनके ब्रेन और स्पाइन को बहुत नुकसान हुआ है और ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान डाइविंग हेडबट का इस्तेमाल किया था। नंबर 4, सेथ रॉलिंस पेडिग्री। जब 2015 में विंस मैकमैन ने कर्ब स्टॉम्प मूव को बैन करने का फैसला किया, तब सेथ रॉलिंस को मजबूरन एक नया फिनिशिंग मूव इस्तेमाल करना पड़ा। एक नया मूव बनाने की जगह WWE ने रॉलिंस को पेडिग्री मूव करने की इजाजत दे दी। रॉलिंस उस वक्त ट्रिपल एच के साथ एक स्टोरी लाइन में शामिल थे और इसीलिए रॉलिंस का इस मूव को इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज था। लेकिन जब मिरर न्यूज़पेपर ने रॉलिंस का इंटरव्यू किया, तब उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा थी कि उनका फिनिशिंग मूव खास होता, न कि किसी और रेसलर के मूव की नकल। जब ट्रिपल एच के साथ उनका स्टोरी लाइन खत्म हो गया, तब वो रिपकॉर्ड नी नाम का एक मूव अपने फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करने लगे और उसके कुछ ही समय बाद रॉलिंस को एक बार फिर कर्ब स्टॉम्प मूव इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई। नंबर 3, जेफ हार्डी स्वांटन बॉम्ब। एक स्वांटन बॉम्ब सबसे आइकॉनिक फिनिशर्स में से एक है। जेफ हार्डी ने एटीट्यूड एरा से इस मूव का इस्तेमाल किया था और इसकी बदौलत वो कई बार वर्ल्ड टाइटल्स भी जीते थे। जेफ के मुताबिक इस मूव का उनके शरीर पर भारी और गहरा असर पड़ा है, इतना ज्यादा कि उन्होंने जितना हो सके इस मूव से बचने की भी कोशिश करी थी। जेफ ने बताया कि पिछले कुछ सालों से उनके लोअर बैक में काफी दिक्कतें आई हैं। जेफ ने तो ये मूव लैडर्स और प्रोडक्शन ट्रक्स के ऊपर से भी किया है, इसलिए कभी न कभी तो इसका असर उनकी सेहत पर पड़ना ही था। हालांकि जेफ का इस फेमस मूव को कम करना कई लोगों के लिए निराशाजनक रहा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जेफ ने ट्विस्ट ऑफ फेट मूव करना भी बंद कर दिया है, जो कि अब WWE के लाइव इवेंट्स में उनका नया फिनिशर बन चुका है। नंबर 2, हल्क होगन द लेग ड्रॉप। हल्क होगन और लेग ड्रॉप का नाम साथ में लिया जाता है। इसका मतलब है कि हल्क को किसी और फिनिशिंग मूव इस्तेमाल करते हुए सोचना भी मुश्किल है, लेकिन होगन के मुताबिक उन्हें इस मूव को करने का बहुत खेद है और वो सोचते हैं कि काश उन्होंने कोई और फिनिशर चुना होता। 2019 में LA टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो लेग ड्रॉप की जगह स्लीपर होल्ड जैसे मूव को अपना फिनिशर बनाना चाहते हैं। अगर मैं कुछ भी बदल सकता हूँ तो वो मेरा फिनिशर होगा। मैं कभी लेग ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं स्लीपर चुनता हूँ। मेरी जितनी भी बैक सर्जरीज हुई हैं वो सब उस लेग ड्रॉप की वजह से ही हैं। मुझे स्कोलियोसिस था, 35 सालों तक ये मूव करने की वजह से ये हुआ। मैंने कहा था कि दुनिया में मेरे सबसे लंबे हाथ हैं और मुझे अपने हाथों से ही स्लीपर होल्ड या ऐसा ही कोई और मूव करना चाहिए था। नंबर 1, द अंडरटेकर लास्ट राइट। साल 2000 में जब अंडरटेकर ने अमेरिकन बैडएस का किरदार अपनाया था, तब उन्होंने एक नया फिनिशिंग मूव भी बनाया। इसलिए जब अंडरटेकर 2004 में अपने डेडमैन पर्सोना में वापस आए, तब उन्होंने इस मूव को सेमी रिटायर कर दिया और अब ये मूव कुछ खास पल उड़ जाते थे। अंडरटेकर बहुत नसीब वाले थे क्योंकि उनके बाकी दो फिनिशर्स टूम्बस्टोन और चोक स्लैम भी फैंस को उतने ही पसंद थे जितना कि लास्ट राइट, जिसकी वजह से जब उन्होंने इस मूव को सेमी रिटायर किया तब फैंस ज्यादा नाराज नहीं हुए। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे रेसलिंग मूव्स जिसे करना WWE के सुपरस्टार्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। वीडियो कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।